समय की धुंध में छिपा साल 1600 यूरोप की ठंडी और संकरी गलियों के बीच एक ऐसा फैसला जन्म ले रहा था जिसे उस वक्त कोई खास महत्व नहीं दे रहा था। लेकिन वही फैसला आने वाले 150 से 200 सालों में एक पूरे महाद्वीप की किस्मत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के शाही दरबार में, जहां हर निर्णय सत्ता और मुनाफे की गंध से भरा होता था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। उस समय यह केवल एक व्यापारिक अनुमति लग रही थी, लेकिन इतिहास ने इसे एक ऐसी शुरुआत के रूप में दर्ज किया जिसने बिना तलवार उठाए साम्राज्य जीत लिए। 17वीं सदी की शुरुआत में भारत, खासकर 1600 से 1620 के बीच, दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। मुगल एम्पायर उस समय अपने चरम की ओर बढ़ रहा था और 1605 से 1627 तक शासन करने वाले सम्राट जहांगीर के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था, कला और व्यापार अपने शिखर पर थे। भारत के शहरों में चहल पहल थी, बाजारों में रेशम, मसाले, हीरे और सोने की चमक थी और दूर दूर से आए व्यापारी इस धरती की दौलत को देखकर चकित रह जाते थे। यूरोप के देशों के लिए, खासकर इंग्लैंड के लिए, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना था जिसे पाने की लालसा हर गुजरते साल के साथ बढ़ती जा रही थी। इसी लालसा के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले जहाज भारत की ओर भेजे और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के तट पर पहुंचे। ये पहली बार था जब अंग्रेज सीधे भारत की धरती पर आए थे। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, मसाले खरीदना, रेशमी कपड़े लेना और उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना। 1613 में सूरत में उनका पहला आधिकारिक फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ, जो दिखने में एक गोदाम था, लेकिन धीरे धीरे वो एक मजबूत ठिकाना बनता जा रहा था। शुरुआत के इन सालों यानी 1608 से 1620 के बीच अंग्रेजों का व्यवहार इतना विनम्र और सहज था कि किसी को भी उन पर शक करने का कोई कारण नहीं मिला। वे स्थानीय शासकों से अनुमति लेते, उनके नियमों का पालन करते और खुद को केवल एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत करते। लेकिन हर बार जब वे भारत आते, वे केवल व्यापार नहीं करते थे, बल्कि इस देश की राजनीतिक स्थिति, उसके अंदरूनी मतभेद और उसकी कमजोरियों को गहराई से समझते जा रहे थे। ये एक धीमी लेकिन खतरनाक प्रक्रिया थी, जिसमें बिना किसी शोर के एक बहुत बड़ी योजना तैयार हो रही थी। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उस समय उसकी आंतरिक एकता की कमी थी, खासकर 17वीं सदी 1600 से 1700 के दौरान। देश कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जहां हर राजा अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था और इसी प्रतिस्पर्धा ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी दरार को पहचाना और इसे अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय दोस्ती का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो बाहर से शांत दिखता था लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक था। 1639 में उन्होंने मद्रास, आज का चेन्नई में अपना आधार बनाया, जहां आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ। फिर 1668 में बॉम्बे, मुंबई उन्हें मिला, ब्रिटिश क्राउन से मिला, जो बाद में उनके लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य केंद्र बन गया। इसके बाद 1690 में उन्होंने कलकत्ता, कोलकाता में अपना ठिकाना स्थापित किया, जहां आगे चलकर फोर्ट विलियम बना। इन सभी जगहों पर उन्होंने फैक्ट्रियां बनाईं, लेकिन ये केवल व्यापारिक केंद्र नहीं थे, ये उनकी बढ़ती शक्ति के किले थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, खासकर 1700 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। उन्होंने केवल व्यापार तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी एक निजी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों को भर्ती किया गया, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, और धीरे धीरे ये सेना इतनी मजबूत हो गई कि वो किसी भी स्थानीय शक्ति को चुनौती दे सकती थी। अब ये केवल एक कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो अपने नियम खुद बनाती थी और अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने उन्हें एक फरमान दिया, जिसने उन्हें बंगाल में व्यापार के लिए विशेष छूट दी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने कंपनी को और भी मजबूत बना दिया, क्योंकि अब वे बिना ज्यादा टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। ये सुविधा धीरे धीरे उनके लिए आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन इतना धीरे कि किसी को उसका एहसास नहीं हो रहा था।
1600 से 1720 के बीच एक साधारण सी दिखने वाली कंपनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली थीं कि अब उसे हटाना आसान नहीं था। जहां पहले वे अनुमति मांगते थे, अब वे शर्तें रखने लगे थे। जहां पहले वे झुककर बात करते थे, अब वे आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवाने लगे थे। इंग्लैंड में बैठे लोग इस पूरे खेल को मुनाफे के नजरिए से देख रहे थे, लेकिन भारत में इसकी कीमत धीरे धीरे सामने आ रही थी। ये केवल शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की शुरुआत जिसमें आने वाले सालों, खासकर 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1857 रिवोल्ट जैसे बड़े घटनाओं में ये कंपनी अपना असली रूप दिखाने वाली थी। और शायद सबसे डरावनी बात यह थी कि 1720 तक भी भारत को पूरी तरह यह एहसास नहीं हुआ था कि उसका असली दुश्मन कौन है। वो दुश्मन जो किसी युद्ध के साथ नहीं आया था, जिसने कोई खुला हमला नहीं किया था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हर शहर, हर व्यापार और हर सत्ता के करीब अपनी जगह बना चुका था। ये केवल शुरुआत थी, एक ऐसे अध्याय की शुरुआत जो आने वाले समय में इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज होने वाला था। साल 1608। सूरत के तट पर लहरें सामान्य थीं, हवाएं भी वैसी ही थीं जैसी हर दिन होती थीं। लेकिन उस दिन किनारे पर जो जहाज रुका, वो अपने साथ केवल व्यापारी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी लेकर आया था जो आने वाले वर्षों में पूरे भारत की दिशा बदलने वाली थी। उस जहाज से उतरा एक अंग्रेज, विलियम हॉकिंस, जिसके कदम भले ही हल्के थे, लेकिन उसके पीछे छिपी मंशा बेहद गहरी थी। वो सीधे मुगल दरबार तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस देश के दिल तक पहुंचना है तो उसके शासक तक पहुंचना जरूरी है। उस समय भारत पर जहांगीर का शासन था, जिनका राजकाल 1605 से 1627 तक फैला हुआ था। उनका दरबार भव्यता, कला और शानो शौकत का प्रतीक था, और वहां पहुंचना किसी भी विदेशी के लिए आसान नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत से ही यह समझ लिया था कि ताकत से ज्यादा असरदार चीज होती है विश्वास, और इसी विश्वास को जीतने के लिए उन्होंने अपने सबसे समझदार और चालाक प्रतिनिधियों को आगे किया। विलियम हॉकिंस ने दरबार में प्रवेश किया और उसने खुद को केवल एक व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसा व्यापारी जो भारत की समृद्धि से प्रभावित था और जो केवल शांति से व्यापार करना चाहता था। उसकी भाषा में विनम्रता थी, उसके शब्दों में मिठास थी, और उसके व्यवहार में ऐसा आत्मविश्वास था कि किसी को भी उस पर शक करने का कोई कारण नहीं मिला। जहां एक ओर मुगल दरबार के लिए ये केवल एक और विदेशी व्यापारी था, वहीं दूसरी ओर ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, एक ऐसा दरवाजा जो अगर खुल गया तो फिर कभी बंद नहीं होगा। 1615 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जब सर टॉमस रो भारत आया और उसने मुगल दरबार में आधिकारिक रूप से इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उसने जहांगीर के सामने खुद को एक मित्र के रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसे सहयोगी के रूप में जो व्यापार के माध्यम से दोनों देशों को लाभ पहुंचाना चाहता था। उसकी कूटनीति इतनी प्रभावी थी कि 1618 तक मुगल दरबार ने अंग्रेजों को व्यापार करने की आधिकारिक अनुमति दे दी। ये अनुमति देखने में भले ही छोटी लगती थी, लेकिन असल में ये वो चाबी थी जिससे भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। इसके बाद के सालों, खासकर 1618 से 1650 के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, लेकिन हर केंद्र के साथ उनकी रणनीति भी गहरी होती जा रही थी। वे केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, वे स्थानीय शासकों के साथ संबंध बना रहे थे, उनकी राजनीति को समझ रहे थे और धीरे धीरे खुद को उस व्यवस्था का हिस्सा बना रहे थे। भारत के अलग अलग हिस्सों में उस समय कई छोटे बड़े शासक थे और हर एक के अपने संघर्ष थे। कहीं उत्तर में मुगल साम्राज्य अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं दक्षिण में नए शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। इस पूरे राजनीतिक माहौल में एक चीज सामान्य थी, अविश्वास और प्रतिस्पर्धा। और यही वो कमजोरी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे टकराव से बचते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसे आज हम डिवाइड एंड रूल कह सकते हैं। वे एक राजा के पास जाते, उसे दूसरे राजा के खिलाफ मदद का प्रस्ताव देते और बदले में व्यापारिक या राजनीतिक लाभ हासिल करते। इस तरह बिना किसी बड़े युद्ध के वे धीरे धीरे भारत की सत्ता के केंद्र के करीब पहुंचते जा रहे थे।
1639 में जब उन्होंने मद्रास में अपनी जगह बनाई और फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण शुरू किया, तो ये केवल एक किला नहीं था, ये उनकी बढ़ती ताकत का प्रतीक था। इसके बाद 1668 में बॉम्बे उनके हाथ में आया और ये उनके लिए एक ऐसा बंदरगाह बन गया जहां से वे अपने व्यापार और सैन्य शक्ति दोनों को नियंत्रित कर सकते थे। फिर 1690 में कलकत्ता में उनकी स्थापना ने उन्हें भारत के पूर्वी हिस्से में भी मजबूत कर दिया। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे एक चीज लगातार बढ़ रही थी, उनकी महत्वाकांक्षा। जहां पहले वे केवल अनुमति लेकर काम करते थे, अब वे शर्तें रखने लगे थे। जहां पहले वे स्थानीय शासकों पर निर्भर थे, अब वे उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाने लगे थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सब कुछ इतनी चुपचाप हो रहा था कि किसी को भी इसका पूरा एहसास नहीं हो रहा था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो मुगल एम्पायर की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ये वो समय था जब भारत की राजनीतिक स्थिति और भी अस्थिर हो गई। छोटे छोटे राज्य और ज्यादा स्वतंत्र होने लगे और आपसी संघर्ष बढ़ने लगे। और यही वो मौका था जिसका इंतजार ईस्ट इंडिया कंपनी इतने सालों से कर रही थी। अब उन्होंने केवल व्यापार नहीं किया, बल्कि उन्होंने राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वे एक शासक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते और फिर दोनों के बीच से अपना फायदा निकालते। ये एक ऐसा खेल था जिसमें वे कभी सीधे सामने नहीं आते थे, लेकिन हर चाल के पीछे उनका ही दिमाग होता था। 1757 में जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने उन्हें बंगाल में व्यापार के लिए विशेष छूट दी, तो ये उनके लिए एक और बड़ी जीत थी। अब वे बिना ज्यादा कर दिए व्यापार कर सकते थे, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। और जैसे जैसे उनकी आर्थिक ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी राजनीतिक ताकत भी मजबूत होती गई। धीरे धीरे 1720 से 1750 के बीच ये साफ होने लगा कि ये कंपनी अब केवल एक व्यापारी नहीं रही है, ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो दोस्ती का दिखावा हो या धोखे की चाल। भारत के लोगों के लिए ये सब कुछ अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। उनके लिए ये अभी भी एक विदेशी कंपनी थी जो यहाँ व्यापार करने आई थी। लेकिन हकीकत ये थी कि ये कंपनी अब इस देश की जड़ों में अपनी पकड़ बना चुकी थी, और वो दिन दूर नहीं था जब ये खुलकर अपनी असली ताकत दिखाने वाली थी। और वो दिन आया 1757 में, जब बंगाल की जमीन पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1757, बंगाल की उमस भरी गर्मी, आसमान में छाए काले बादल और जमीन पर पसरा हुआ एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान की आहट महसूस कर रही हो। ये वही साल था जब भारत की तकदीर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। उस समय बंगाल, जो कभी भारत का सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था, अपनी दौलत, उपजाऊ जमीन और व्यापारिक ताकत के लिए दुनिया भर में मशहूर था। लेकिन इसी समृद्धि पर अब एक ऐसी नजर टिक चुकी थी जो सिर्फ उसे देखना नहीं, बल्कि पूरी तरह निगल जाना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला, एक युवा शासक जो 1756 में गद्दी पर बैठा था। उसकी आंखों में अपने राज्य को बचाने का जुनून था, लेकिन उसके चारों ओर ऐसे लोग थे जिनके दिलों में वफादारी नहीं, बल्कि लालच और साजिशें पल रही थीं। नवाब ने जल्दी ही ये समझ लिया था कि अंग्रेज अब केवल व्यापारी नहीं रहे हैं, बल्कि वे धीरे धीरे बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने किलेबंदी बढ़ानी शुरू कर दी थी, अपने सैनिकों को मजबूत किया था और बिना अनुमति के अपने प्रभाव को फैलाना शुरू कर दिया था। इसी बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सिराज उद दौला ने अंग्रेजों को चेतावनी दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अब चेतावनियों से डरने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे, या तो बंगाल उनके आगे झुकेगा या फिर उसे झुकाया जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसमें तलवार से ज्यादा खतरनाक था धोखा। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था रॉबर्ट क्लाइव, एक ऐसा आदमी जो युद्ध के मैदान में जितना खतरनाक था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी उसकी सोच। उसने ये समझ लिया था कि बंगाल को हराने के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत नहीं है,
बल्कि एक सही समय पर किया गया धोखा ही काफी होगा। और इसी सोच के साथ उसने नवाब के सबसे करीबी लोगों में दरार डालनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, जो नवाब की सेना का एक महत्वपूर्ण सेनापति था, लेकिन उसके दिल में वफादारी नहीं बल्कि सत्ता की भूख थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इसी कमजोरी को पहचाना और उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे ठुकराना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। अगर तुम हमारा साथ दो तो बंगाल का नवाब तुम्हें बनाया जाएगा। ये केवल एक वादा नहीं था, ये एक जाल था और मीर जाफर उसमें फंस चुका था। धीरे धीरे साजिश तैयार हो गई। एक तरफ नवाब की सेना थी जो संख्या में कहीं ज्यादा थी, लगभग 50,000 सैनिक, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी जो केवल 3,000 के आसपास थी। अगर केवल ताकत की बात होती तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन ये लड़ाई ताकत की नहीं, चालाकी की थी। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। हवा में नमी थी, बादल गरज रहे थे और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। नवाब को अपने सैनिकों पर भरोसा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अपने ही लोग उसकी हार की कहानी लिख चुके हैं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों की तरफ से गोलियां चलने लगीं, लेकिन असली वार अभी बाकी था। नवाब की सेना के कई हिस्से, जिनमें मीर जाफर के सैनिक भी शामिल थे, बस खड़े रहे। उन्होंने ना तो हमला किया, ना ही कोई जवाबी कार्रवाई की। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। सिराजुद्दौला को समझ ही नहीं आया कि उसके अपने सैनिक क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उसके आदेश हवा में गूंजते रहे, लेकिन कोई उनका पालन करने वाला नहीं था। बारिश शुरू हो गई, बारूद गीला होने लगा और नवाब की सेना कमजोर पड़ती गई। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपने हथियारों को सुरक्षित रखा था और सही समय पर उन्होंने जोरदार हमला किया। कुछ ही घंटों में एक ऐसी सेना जो संख्या में बहुत बड़ी थी, पूरी तरह बिखर गई। ये केवल एक हार नहीं थी, ये एक विश्वासघात था, एक ऐसा धोखा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गया, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद उसे पकड़ लिया गया और 2 जुलाई 1757 को उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद वही हुआ जो पहले से तय था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो नवाब नहीं था, वो केवल एक कठपुतली था जिसकी डोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। अब बंगाल पर असली शासन अंग्रेजों का था और ये जीत केवल एक प्रांत की नहीं थी, ये पूरे भारत पर कब्जा करने की शुरुआत थी। प्लासी की इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारी नहीं रही है, बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो धोखा हो, साजिश हो या खून खराबा। और शायद सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये जीत इतनी आसान लग रही थी कि अब उन्हें कोई डर नहीं था। उन्हें पता चल चुका था कि भारत को हराने के लिए बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, बल्कि सही जगह पर किया गया एक छोटा सा धोखा ही काफी है। प्लासी के मैदान में उस दिन सिर्फ एक नवाब नहीं हारा था, उस दिन भारत की आजादी की नींव हिल गई थी। और अब जो आने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा विनाशकारी होने वाला था। साल 1757 की उस बारिश भरी दोपहर के बाद, जब प्लासी के मैदान में विश्वासघात ने जीत का रूप ले लिया, बंगाल की धरती पर एक नई सुबह नहीं बल्कि एक लंबे अंधेरे का आरंभ हुआ। जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि ये उनके लिए अंत नहीं बल्कि असली शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें अब तलवारों की जगह लालच और नीतियों से पूरे प्रदेश को अपने अधीन किया जाना था। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन वो गद्दी पर बैठा एक शासक नहीं बल्कि एक कठपुतली था, जिसकी हर सांस, हर फैसला और हर आदेश कंपनी के इशारों पर चलता था। बंगाल अब ऑफिशियली नवाब का था, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह कंपनी की पकड़ में आ चुका था। प्लासी के बाद के साल, खासकर 1757 से 1765 के बीच, बंगाल के इतिहास के सबसे काले वर्षों में गिने जाते हैं। कंपनी ने सबसे पहले उस खजाने पर हाथ डाला जिसके लिए ये पूरा खेल रचा गया था। नवाब के खजाने को लूटा गया, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और अनगिनत दौलत जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजी जाने लगी।
ये केवल एक बार की लूट नहीं थी, ये एक निरंतर प्रक्रिया बन गई थी जिसमें हर साल बंगाल की संपत्ति को निचोड़कर बाहर ले जाया जा रहा था। लेकिन असली अत्याचार अभी शुरू होना बाकी था। 1765 में जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार दे दिया, तब हालात पूरी तरह बदल गए। अब कंपनी केवल बाहरी लुटेरी नहीं रही थी, बल्कि वो इस भूमि की आर्थिक मालिक बन चुकी थी। किसानों से लेकर व्यापारियों तक हर किसी की जिंदगी अब उनके फैसलों पर निर्भर थी। करों का बोझ इतना बढ़ा दिया गया कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। किसान, जो कभी अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन जीते थे, अब अपनी ही जमीन पर गुलाम बन गए थे। उन्हें अपनी फसल का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उन्हें सजा दी जाती थी या उन्हें भुखमरी के हवाले कर दिया जाता था। कंपनी के अधिकारी किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक निर्दयी मालिक की तरह व्यवहार करते थे, जिनके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। इसी बीच 1769 से लेकर 1773 के बीच बंगाल ने एक ऐसी त्रासदी देखी जिसे इतिहास में बंगाल फैमिन ऑफ 1770 के नाम से जाना जाता है। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक मानव निर्मित विनाश था, जिसमें लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लेकिन कंपनी ने अपने करों में कोई कमी नहीं की। वे अनाज को बाहर भेजते रहे, मुनाफा कमाते रहे, जबकि उसी जमीन पर रहने वाले लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। कहा जाता है कि इस अकाल में लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन लोगों की मौत हुई, एक ऐसी संख्या जो उस समय की आबादी का बड़ा हिस्सा थी। गांव के गांव खाली हो गए, सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थीं, और जिनके पास जिंदा रहने की थोड़ी सी भी उम्मीद थी, वे भी धीरे धीरे उस अंधेरे में खोते जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम भरे हुए थे, उनके जहाज माल से लदे हुए थे, और उनके खजाने पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हो रहे थे। ये केवल आर्थिक लूट नहीं थी, ये एक पूरे समाज का विनाश था। बंगाल, जो कभी भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, अब गरीबी, भूख और निराशा का प्रतीक बन चुका था। जहां कभी बाजारों में रौनक हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा था। जहां कभी खुशहाली की कहानियां सुनाई देती थीं, वहां अब दर्द और मौत की चीखें गूंज रही थीं। कंपनी के लिए ये सब केवल एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें लगातार मुनाफा दे रहा था। लेकिन भारत के लोगों के लिए ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। उनकी मेहनत, उनकी जमीन, उनका अनाज, सब कुछ धीरे धीरे उनसे छीना जा रहा था, और बदले में उन्हें मिल रही थी केवल गरीबी और गुलामी। 1773 में जब इंग्लैंड में स्थिति की खबरें पहुंची, तो वहां भी चिंता बढ़ने लगी। कंपनी के भ्रष्टाचार और अत्याचार को लेकर सवाल उठने लगे, और इसी के चलते रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। लेकिन ये कानून भी भारत के लोगों के लिए ज्यादा राहत नहीं ला सका, क्योंकि जमीनी स्तर पर हालात वैसे ही बने रहे। इन वर्षों ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं रही थी, बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो अपने फायदे के लिए पूरे समाज को बर्बाद कर सकती थी। उन्होंने न केवल भारत की दौलत को लूटा, बल्कि उसकी आत्मा को भी तोड़ दिया। और सबसे भयावह बात ये थी कि ये सब कुछ एक कानूनी तरीके से हो रहा था। कोई खुला युद्ध नहीं, कोई सीधी लड़ाई नहीं, फिर भी एक पूरा प्रदेश तबाह हो चुका था। बंगाल की इस बर्बादी ने एक चिंगारी जरूर पैदा कर दी थी, एक ऐसा गुस्सा जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने वाला था। और जब यह गुस्सा फटेगा तो उसकी आवाज पूरे साम्राज्य को हिला देगी। प्लासी की जीत के बाद 1757 से 1770 के बीच जो कुछ बंगाल में हुआ, उसने एक बात पूरी तरह साफ कर दी थी। तलवार से जीती गई जमीन को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन दिमाग से जीते गए लोगों पर राज करना आसान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब यह समझ लिया था कि अगर उन्हें पूरे भारत पर कब्जा करना है, तो हर जगह युद्ध लड़ना जरूरी नहीं है। असली जीत तब होगी जब भारत खुद अपने ही भीतर टूट जाएगा। और इसी सोच से जन्म हुआ उस नीति का जिसने आने वाले वर्षों में इस देश को अंदर से खोखला कर दिया, डिवाइड एंड रूल। 1760 के बाद कंपनी की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि सत्ता को स्थायी बनाना था। उन्होंने भारत के राजनीतिक ढांचे को गहराई से समझा। यहां अलग अलग धर्म, जातियां, भाषाएं और सैकड़ों रियासतें थीं, जिनके बीच पहले से ही अविश्वास और प्रतिस्पर्धा मौजूद थी। यही वो कमजोरी थी जिसे कंपनी ने अपने सबसे खतरनाक हथियार में बदल दिया।
उन्होंने किसी एक दुश्मन से लड़ने के बजाय हर दुश्मन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। किसी एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ मदद देना, फिर उसी मदद के बदले उससे अधिकार छीन लेना, ये उनका नया खेल था। अगर कोई शासक कंपनी के खिलाफ खड़ा होता तो वे उसके पड़ोसी को उसके खिलाफ खड़ा कर देते। अगर दो राज्यों के बीच पहले से तनाव होता तो वे उस आग में घी डालते। धीरे धीरे भारत के राजा एक दूसरे से लड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि असली दुश्मन कौन है। इसी दौरान 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसने कंपनी की ताकत को और मजबूत कर दिया। इस युद्ध में उन्होंने एक साथ 3 बड़ी शक्तियों, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम को हरा दिया। ये जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अब कंपनी किसी भी भारतीय शक्ति से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हर जगह सीधे शासन करने के बजाय पर्दे के पीछे से खेल खेलना जारी रखा। 1770 से 1800 के बीच ये नीति और भी खतरनाक रूप ले चुकी थी। कंपनी ने सब्सिडियरी अलायंस जैसी योजनाएं लागू करनी शुरू की, जहां किसी भी भारतीय राजा को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी। बदले में उसे भारी रकम चुकानी पड़ती थी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद निकलना लगभग असंभव था। दूसरी तरफ समाज के भीतर भी दरारें बढ़ाई जा रही थी। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास को हवा दी जा रही थी। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश किया जाता, अफवाहें फैलाई जाती और लोगों के बीच नफरत का बीज बोया जाता। कंपनी को पता था कि अगर लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो वे कभी भी उनके खिलाफ एकजुट नहीं हो पाएंगे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बिना बंदूक के लड़ी जा रही थी, एक मानसिक युद्ध जिसमें दुश्मन सामने नहीं दिखता था, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस होता था। भारत के लोग धीरे धीरे अपने ही लोगों पर शक करने लगे, अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे, और यही कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी। इस दौरान कई ऐसे शासक भी थे जिन्होंने कंपनी की इस चाल को समझने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर राज्य अकेला पड़ चुका था और अकेले लड़कर इस ताकत को हराना लगभग नामुमकिन था। कंपनी ने हर जगह अपनी पकड़ बना ली थी, कहीं सीधे शासन के जरिए तो कहीं कठपुतली शासकों के जरिए। 1798 से 1805 के बीच जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया तो उसने इस नीति को और भी आक्रामक बना दिया। उसने सब्सिडियरी अलायंस को बड़े पैमाने पर लागू किया और कई रियासतों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब भारत का बड़ा हिस्सा या तो सीधे कंपनी के अधीन था या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभाव में। ये सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से किया गया कि ये किसी युद्ध जैसा नहीं लगता था, लेकिन इसका असर किसी बड़े युद्ध से कम नहीं था। एक एक करके भारत की स्वतंत्रता के स्तंभ गिरते जा रहे थे और उनकी जगह एक ऐसा ढांचा खड़ा हो रहा था जिसमें हर रास्ता, हर निर्णय और हर शक्ति अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचती थी। और शायद यही इस नीति की सबसे बड़ी खतरनाक बात थी। ये धीरे धीरे काम करती थी, लेकिन जब तक इसका असर समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। भारत अब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूट चुका था। लेकिन हर अन्याय के साथ एक विरोध भी जन्म लेता है। हर अत्याचार के बाद एक आवाज उठती है, और अब वो आवाज उठने वाली थी। एक ऐसी आवाज जो पहली बार इस गुलामी के खिलाफ खुलकर गूंजेगी। 1857, जब भारत का गुस्सा पहली बार आग बनकर फूटेगा। साल 1857, गर्मियों की तपती दोपहर, हवा में अजीब सी बेचैनी और पूरे भारत में एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले फैलता है। ये वही साल था जब वर्षों से दबा हुआ गुस्सा, अपमान और दर्द आखिरकार एक आग बनकर फूटने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछले लगभग 100 सालों में केवल भारत की दौलत ही नहीं छीनी थी, बल्कि उसके लोगों की इज्जत, उनकी आज़ादी और उनका आत्मसम्मान भी छीन लिया था। डिवाइड एंड रूल की नीति ने समाज को तोड़ दिया था। भारी करों ने लोगों को गरीब बना दिया था, और लगातार अपमान ने हर दिल में एक चिंगारी जगा दी थी। बस उसे भड़कने के लिए एक मौके की जरूरत थी। ये मौका आया एक छोटी सी लगने वाली घटना से, लेकिन इसका असर इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश को हिला दिया। 1857 की शुरुआत में अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफलें भारतीय सैनिकों को दी, जिनकी कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी। अफवाह फैल गई कि ये चर्बी गाय और सूअर की थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए अपमानजनक थी। सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, और ये बात उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ थी। ये केवल एक कारतूस का मामला नहीं था, ये उस आत्मसम्मान पर चोट थी जो पहले ही कई बार कुचमा जा चुका था।
इसी माहौल में एक नाम सामने आया, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857, बैरकपुर। मंगल पांडे ने अपने गुस्से को अब और दबाकर नहीं रखा। उसने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिया। ये एक व्यक्ति का विद्रोह था, लेकिन इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा कि इस सजा से डर फैल जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इसने लोगों के दिलों में आग भर दी। 10 मई 1857, मेरठ। ये वो दिन था जब ये आग खुलकर भड़क उठी। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। जेल के दरवाजे तोड़े गए और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया गया। ये विद्रोह अब केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, ये आम जनता तक फैल गया। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। जल्द ही ये विद्रोह दिल्ली पहुंचा, जहां मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इस आंदोलन का प्रतीक बना दिया गया। एक बूढ़ा सम्राट जिसके पास अब असली ताकत नहीं थी, लेकिन उसके नाम में अब भी एक इतिहास और एक पहचान थी। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई और ऐसा लगने लगा जैसे भारत एक बार फिर अपनी आज़ादी के लिए एकजुट हो रहा है। लेकिन ये विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, हर जगह से एक नई कहानी, एक नया संघर्ष सामने आ रहा था। ये पहली बार था जब भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी। लेकिन इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी, ये एकजुट जरूर था, लेकिन संगठित नहीं था। कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था और हर जगह लड़ाई अपने अपने तरीके से लड़ी जा रही थी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके पास बेहतर हथियार थे, मजबूत रणनीति थी और सबसे बड़ा, समय के साथ सीखा हुआ अनुभव था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। गांवों को जला दिया गया, लोगों को बिना किसी सुनवाई के मार दिया गया और हर उस व्यक्ति को सजा दी गई जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दिल्ली को वापस जीतने के लिए अंग्रेजों ने महीनों तक घेराबंदी की और आखिरकार सितंबर 1857 में उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए। उनके बेटों को बेरहमी से मार दिया गया, एक ऐसा दृश्य जिसने इस विद्रोह के अंत को और भी दर्दनाक बना दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनकी बहादुरी आज भी इतिहास में अमर है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की थी। 1858 तक ये विद्रोह लगभग पूरी तरह कुचल दिया गया था। अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। इस विद्रोह ने उन्हें ये दिखा दिया था कि भारत अब पूरी तरह चुप नहीं रहने वाला है। ये केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस विद्रोह के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। कंपनी, जिसने इतने सालों तक इस देश को अपने तरीके से चलाया था, अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जो घाव इस विद्रोह ने दिए थे वे इतने गहरे थे कि उन्हें भरने में सालों लगने वाले थे। हजारों लोग मारे गए, अनगिनत परिवार टूट गए और पूरे देश में एक ऐसा डर फैल गया जिसने कुछ समय के लिए हर आवाज को दबा दिया। लेकिन आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। वो राख के नीचे अब भी जल रही थी और आने वाले समय में वो फिर से भड़केगी और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। साल 1858। 1857 की आग भले ही ऊपर से बुझा दी गई थी, लेकिन उसकी गर्मी अभी भी हवा में तैर रही थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल तो दिया था, पर उन्होंने एक चीज बहुत साफ समझ ली थी, अब भारत को एक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यही वो मोड़ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने लगभग 150 साल तक इस देश को अपने हिसाब से चलाया था, धीरे धीरे इतिहास के अंधेरे में खोने लगी और उसकी जगह लेने आया ब्रिटिश क्राउन। सीधा शासन, सीधा नियंत्रण
और पहले से कहीं ज्यादा संगठित सत्ता। 1 नवंबर 1858 एक आधिकारिक घोषणा हुई जिसे क्वींस प्रोक्लेमेशन कहा गया। क्वीन विक्टोरिया ने ऐलान किया कि अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। ये केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसे हम आज ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। कंपनी का नाम भले ही हट गया, लेकिन उसका सिस्टम, उसकी नीतियां और उसका रवैया अब भी जिंदा था। बस अब वो और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो चुका था। इस नए शासन का ढांचा बहुत ही संगठित था। लंदन में बैठकर भारत के लिए फैसले लिए जाते थे और यहाँ एक वायसराय नियुक्त किया जाता था जो पूरे देश का प्रतिनिधि होता था। हर चीज अब नियमों और कानूनों के तहत चलने लगी, लेकिन ये कानून भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के फायदे के लिए बनाए गए थे। 1860 के बाद से एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया जिसमें हर स्तर पर अंग्रेज अधिकारियों का नियंत्रण था। भारतीयों को छोटी छोटी नौकरियां दी जाती थीं, लेकिन असली शक्ति हमेशा अंग्रेजों के हाथ में ही रहती थी। आर्थिक शोषण अब और भी व्यवस्थित हो गया था। पहले जहां लूट खुलकर होती थी, अब वो कानून के नाम पर होने लगी। भारत के कच्चे माल, कपास, नील, मसालों को सस्ते में बाहर भेजा जाता, फिर उन्हीं से बने महंगे सामान को भारत में बेचा जाता। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे भारत के स्थानीय उद्योगों को खत्म कर दिया। 1860 से 1900 के बीच लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए, गांव की अर्थव्यवस्था टूट गई और भारत, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र था, अब एक कच्चा माल सप्लायर बनकर रह गया। रेलवे, टेलीग्राफ और सड़कें भी इसी दौरान बनाई गईं, लेकिन ये विकास भारत के लिए नहीं था। ये सब इसलिए किया गया ताकि अंग्रेज अपने संसाधनों को तेजी से इधर उधर भेज सकें, अपने व्यापार को आसान बना सकें और किसी भी विद्रोह को जल्दी से कुचल सकें। 1853 में शुरू हुई पहली रेल लाइन अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी थी, लेकिन उसका असली फायदा अंग्रेजों को ही मिल रहा था। सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी बदलाव किए जा रहे थे। अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली को बदला ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा सके जो उनके प्रति वफादार हो। अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया और धीरे धीरे एक ऐसा समाज बनने लगा जो अपने ही देश की परंपराओं से दूर होता जा रहा था। ये एक ऐसी चाल थी जिसमें बिना हथियार उठाए लोगों की सोच को बदला जा रहा था। लेकिन इस शांति के पीछे एक डर छिपा हुआ था, 1857 की याद। अंग्रेज अब हर उस संभावना को खत्म करना चाहते थे जो फिर से किसी विद्रोह को जन्म दे सके। उन्होंने सेना को इस तरह से संगठित किया कि भारतीय सैनिक कभी एकजुट न हो सकें। अलग अलग जातियों और धर्मों के सैनिकों को अलग रखा गया ताकि वे आपस में मिलकर कोई योजना न बना सकें। ये डिवाइड एंड रूल की नीति का ही एक नया रूप था जो अब और भी गहराई से लागू किया जा रहा था। इस दौरान कई बार अकाल भी पड़े। 1876-78, 1896-97 और 1899-1900 के बीच, जिनमें लाखों लोगों की जान गई। लेकिन सरकार की प्राथमिकता हमेशा व्यापार और मुनाफा ही रही। लोगों की भूख और दर्द उनके लिए केवल आंकड़े थे जिनका कोई खास महत्व नहीं था। फिर भी इस अंधेरे के बीच कुछ नई चीजें जन्म ले रही थीं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में ये केवल एक मंच था जहां शिक्षित भारतीय अपने अधिकारों की बात कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे यही मंच एक बड़े आंदोलन की नींव बनने वाला था। भारत अब पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बदल रहा था। लोग अब समझने लगे थे कि ये शासन उनके लिए नहीं है। उनके भीतर एक सवाल उठने लगा था, हम अपने ही देश में पराये क्यों हैं? और यही सवाल धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने वाला था, एक ऐसी लड़ाई में जो केवल तलवारों से नहीं बल्कि विचारों, त्याग और बलिदान से लड़ी जाएगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी, जहां गुलामी अपनी चरम सीमा पर थी और आजादी की चाहत धीरे धीरे हर दिल में जन्म ले रही थी। साल 1900 के बाद का भारत ऊपर से शांत, अंदर से उभलता हुआ। लगभग 150 साल की गुलामी ने इस देश के शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी और वही आत्मा अब धीरे धीरे जाग रही थी। ब्रिटिश राज अपने पूरे नियंत्रण में था, कानून उसके, फैसले उसके और सत्ता पूरी तरह उसके हाथ में। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार भारत चुप नहीं था। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस अब धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। शुरुआत में ये केवल एक मंच था जहां लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन 1905 के बाद सब कुछ बदल गया।
जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, जिसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा गया, तो ये केवल प्रशासनिक फैसला नहीं था। ये डिवाइड एंड रूल की नीति का एक और खतरनाक कदम था। लेकिन इस बार भारत ने चुप रहने से इनकार कर दिया। सड़कों पर लोग उतर आए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हुआ। स्वदेशी साल 1900 के बाद का भारत ऊपर से शांत, अंदर से उभलता हुआ। लगभग 150 साल की गुलामी ने इस देश के शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी, और वही आत्मा अब धीरे धीरे जाग रही थी। ब्रिटिश राज अपने पूरे नियंत्रण में था, कानून उसके, फैसले उसके, और सत्ता पूरी तरह उसके हाथ में। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार भारत चुप नहीं था। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस अब धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। शुरुआत में ये केवल एक मंच था जहां लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन 1905 के बाद सब कुछ बदल गया। जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, जिसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा गया, तो ये केवल प्रशासनिक फैसला नहीं था। ये डिवाइड एंड रूल की नीति का एक और खतरनाक कदम था। लेकिन इस बार भारत ने चुप रहने से इनकार कर दिया। सड़कों पर लोग उतर आए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने जन्म लिया। ये पहली बार था जब आम जनता इस लड़ाई का हिस्सा बन रही थी। धीरे धीरे ये आंदोलन और तेज होता गया, और इसके साथ ही कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष को एक नई सोच दी। 1915 में जब गांधी भारत लौटे तो उन्होंने लड़ाई का तरीका बदल दिया। अब ये केवल तलवार और बंदूक की लड़ाई नहीं थी, ये सत्य और अहिंसा की लड़ाई बन चुकी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, हर कदम पर लाखों लोग उनके साथ खड़े होते गए। लेकिन ये कहानी केवल अहिंसा की नहीं थी, ये कहानी बलिदान की भी थी। भगत सिंह, एक ऐसा युवा जिसने अपनी जिंदगी को इस देश के नाम कर दिया। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या और फिर 1931 में फांसी, उसकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। उसकी आखिरी मुस्कान आज भी एक सवाल पूछती है, क्या आज़ादी इतनी सस्ती होती है? सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नेता जिसने ये मानने से इनकार कर दिया कि आज़ादी केवल विनती से मिलेगी। उसने आज़ाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। उसकी आवाज़ ने लाखों दिलों में एक नई आग जला दी। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमज़ोर कर दिया था। अब उनके लिए भारत पर नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं रहा था। देश के भीतर आंदोलन तेज हो चुके थे, बाहर से दबाव बढ़ रहा था, और हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी, अब बस। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार सदियों से था। 15 अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी बिना कीमत के नहीं आई थी। इसके साथ आया पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों मारे गए, और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए टूट गए। ये आज़ादी खुशी के साथ साथ दर्द भी लेकर आई थी। एक तरफ लोग जश्न मना रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था, वंदे मातरम की आवाजें गूंज रही थीं, तो दूसरी तरफ ट्रेनें लाशों से भरी हुई थीं, सड़कों पर खून बह रहा था, और लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे। ये इतिहास का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक पल एक साथ था। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये कहानी केवल 1947 पर खत्म नहीं होती। ये कहानी शुरू हुई थी 1600 में, जब एक छोटी सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत आई थी। उसने पहले व्यापार किया, फिर दोस्ती की, फिर धोखा दिया, फिर राज किया, और अंत में उसे जाना पड़ा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा? क्योंकि दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो अंदर ही पैदा होता है, हमारी कमजोरियों में, हमारी आपसी लड़ाइयों में। ये केवल एक इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो कोई भी आकर हमें फिर से तोड़ सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। भारत को किसी ने हराया नहीं था, भारत खुद टूटा था।